हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। हम समीर त्रिपाठी और हिस्ट्री एजुकेटर एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ह्यूमैनिटीज वाला चैनल पर। दोस्तों, माइंड मैप सीरीज में आज हम कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, दैट इज पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16 टू 18 सेंचुरी। अगर आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अब हम बेसिकली किस टाइम पीरियड पर शिफ्ट कर गए हैं। अब हम शिफ्ट कर चुके हैं 16 टू 18 सेंचुरी तक। लास्ट चैप्टर की बात करूं तो वहां पर हमने विजयनगर एम्पायर की बात की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत में था। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत चलता है 1206 से लेकर 1526 तक, 1526 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से 1526 तक रूल कर रहा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जहां पर हमारे पास 5 रूलिंग डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद हमारे पास आते हैं खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। और 1526 से स्टैब्लिश हो जाता है मुगल एम्पायर, जहां पर लास्ट लोधी रूलर इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर भारत के अंदर मुगल एम्पायर स्थापित कर देता है। और 1526 से लेकर 1857 तक मुगल एम्पायर भारत के अंदर रूल करता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड की ही बात करने वाले हैं, अगर आप देखेंगे, लेकिन यहां पर हमारा मेन फोकस होगा मुगल एम्पायर की इकोनॉमी के ऊपर, कि पर्टिकुलरली जो मुगल एम्पायर के अंडर विलेज इकोनॉमी थी वो किस प्रकार की थी। अगर आप नाम देखें, पीजेंट, जमींदार एंड दी स्टेट, कि किसान, जमींदार और राज्य, इनके बीच में आखिर कैसा रिलेशन था और किस प्रकार से ये विलेज सोसाइटी को रेगुलेट कर रहे थे या किस प्रकार से ये विलेज सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहे थे या इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो हमारा मेन फोकस जो होगा वो अग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर होगा इस चैप्टर के अंदर। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मुगल एम्पायर स्थापित हुआ था 1526 में बाबर के द्वारा। 16वीं और 17वीं शताब्दी की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस टाइम पे मुगल एम्पायर भारत में रूल कर रहा है, उस टाइम पे भारत की 85% पॉपुलेशन गांवों में रह रही थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 85% ऑफ द पॉपुलेशन, वो भारत की गांव में रह रही है। तो मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। एंड बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुगल स्टेट का जो रेवेन्यू है उसका मैक्सिमम शेयर एग्रीकल्चर से ही आ रहा था। अब रूरल एरियाज में दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, एक तो पीजेंट्स और दूसरे लैंडेड एलिट्स। पीजेंट्स मतलब किसान और दूसरे रईस लोग, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, और ये सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते थे। आगे चलकर जब मुगल एम्पायर भारत में स्थापित हुआ तो वो लार्ज स्केल में अपना रेवेन्यू एग्रीकल्चर से डिराइव कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने क्या किया कि एक ह्यूज एलोबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गांव के अंदर स्थापित कर दिया कि रेवेन्यू असेसमेंट होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए और रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। उसके अलावा आगे चलकर जब एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज होना शुरू हुआ, मार्केट फोर्सेस का रूरल एरियाज में एंट्री होना शुरू हुआ, तो एग्रीकल्चर और रूरल सोसाइटी के जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा बदलने शुरू हुए, कि भाई पैसा आना शुरू हुआ, मार्केट में सामान बिकना शुरू हुआ, तो रूरल कैरेक्टरिस्टिक और तेजी से बदलना शुरू हुआ। और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में। तो भाई गांव के अंदर एग्रीकल्चर करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट होता था वो एक पीजेंट होता था जो खेती करता था। मतलब बेसिकली गांव अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, विलेजेस में डिवाइडेड थे, ठीक है सर। रूरल एरियाज अलग अलग विलेजेस में डिवाइडेड थे। वहां पर किसान मेनली खेती में इन्वॉल्व होते थे और वो पूरे साल अलग अलग प्रकार के काम करते थे। एंड दिस इज हाउ एग्रीकल्चर वेंट ऑन। लेकिन क्या सिर्फ गांवों में वही जमीन होती थी जहां पर खेती होती है? नहीं सर, खेती की जमीनों के साथ साथ गांव के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कई सारी सूखी जमीनें भी होती थी जहां पर खेती नहीं हो सकती थी। पहाड़ी जमीनें होती थी, पथरीली जमीनें होती थी और फॉरेस्ट का इलाका होता था। तो मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ खेती करने वाली जमीन या खेती करने वाले लोगों की ही बस बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की भी बात करेंगे जो खेती नहीं कर रहे हैं और जो जंगलों में रह रहे हैं और जंगलों से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब सोर्सेज की बात करें कि इस वक्त में हमें सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं इस वक्त के बारे में पढ़ने के लिए, तो इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो मुगल क्रॉनिकल्स और मुगल डॉक्यूमेंट्स है। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी ये अबुल फजल ने लिखी थी, अकबर के कोर्ट में ये एक राइटर थे और इन्होंने बहुत डिटेल में जानकारी दी है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आइन ए अकबरी में हमें बहुत डिटेल में टैक्स कलेक्शन, टैक्स असेसमेंट और सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था। लेकिन हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आइन ए अकबरी ये अकबर के विजन को दिखा रही है, तो कॉमन लोगों का क्या सिचुएशन था आइन ए अकबरी में वो शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिलते हैं गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के इलाकों से, लोकल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो राजपूत और जाट रूलर मेंटेन करते थे। वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाते हैं हमारे लिए इस टाइम के पीरियड के बारे में जानने के लिए। और लास्ट हमारे पास है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड, क्योंकि जब मुगल एम्पायर भारत में स्थापित हुआ था तभी ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज ने आना शुरू कर दिया था, यूरोपियंस ने आना शुरू कर दिया था, और उन्होंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं भारत के लिए उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है।
किसानों की अगर बात करें तो देखो भाई, किसानों के लिए इंडो पर्शियन सोर्सेज में अलग अलग नाम मेंशन है। उनको रैयत, मुजारियन, किसान या असामी कहा जाता था। किसानों को जनरली दो टाइप का एक्सप्लेन किया गया है। एक तरफ थे हमारे पास खुद खास और दूसरे तरफ थे हमारे पास पही खास। खुद खास कौन होते थे? जो बेटा एक ही उसी विलेज के रेसिडेंट होते थे और उनकी खुद की जमीन होती थी और उस पर वो खेती करते थे, खुद खास। पही खास कौन से होते थे? शेयर क्रॉपर, जो बेसिकली क्या करते थे? दूसरों की जमीन पर खेती करते थे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। अब सर कोई दूसरों की जमीन पर क्यों खेती करेगा? तो भाई पहली चीज कंपल्शन कि उनके पास जमीन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो उनको दूसरों की जमीन पर खेती करना पड़ता है। और उससे क्या करते हैं? वो खेती करके अनाज जो प्रोड्यूस हुआ उसका आधा हिस्सा खेती के मालिक को दे देते हैं, आधा हिस्सा खुद रख लेते हैं। या कई बार क्या होता था कि मे भी किसी दूसरे गांव में रेवेन्यू रेट्स कम है, तो अपने गांव की जमीन छोड़कर वो दूसरे गांव में जाकर खेती कर रहे हैं जिससे कि उनको प्रॉफिट मिल सके। तो मेडिवल इंडिया में दो टाइप के किसान हमें देखने को मिलते हैं, खुद खास और पही खास। अब किसान भी अलग अलग प्रकार के होते थे, कुछ रईस किसान, कुछ गरीब किसान, नॉर्मल किसान। तो अलग अलग जगहों पे इन किसानों का डिफरेंशिएशन अलग अलग तरीकों से होता था। अब बात करें कि खेती करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज क्या थी और क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। मेडिवल इंडिया में खेती का बहुत जबरदस्त एक्सपांशन हुआ, बहुत तेजी से खेती फैलना शुरू हुई और काफी लोगों ने खेती करनी शुरू की। उसके तीन इंपॉर्टेंट रीजन थे। पहली चीज, भारत में जमीन बहुत ज्यादा अवेलेबल थी जिस पर खेती हो सकती थी, मतलब फर्टाइल जमीन की कमी नहीं थी हमारे भारत में, जिससे कि खेती करना बहुत ज्यादा आसान था और जमीन की कमी हमें नहीं पड़ती थी। दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कि भाई हमें खेती करने के लिए अब मजदूर चाहिए, है ना? तो मजदूरों की कमी नहीं थी, मजदूर प्रॉपर ही मिल रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी खासी थी भारत की। और तीसरी चीज कि भाई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल होने के लिए रेडी हो। अब सपोज मुझे किसी नई जगह पर खेती करवानी है तो नई जगह पे लोगों को ले जाकर सेटल करना होगा। तो मेडिवल इंडिया में पीपल वर मोबाइल, वो रेडी थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल होने के लिए और खेती करने के लिए। और यही कारण है, इन तीन कारणों से एग्रीकल्चर का एक्सपांशन बहुत तेजी से होता है मेडिवल इंडिया के अंदर। अब खेती का मेन पर्पस क्या होता है सर? ऑब्वियसली पेट भरना, अपने खाने के लिए उगाना। तो अगर हम देखें तो मेनली जो प्रोडक्शन हो रहा है इस टाइम पे वो स्टेपल क्रॉप्स का हो रहा है, मतलब बेसिक डाइट, बेसिक अनाज का जो हम खा सकते हैं, जैसे वीट, राइस, मिलेट्स। अगर इरिगेशन फैसिलिटी की बात करें तो देखो भाई, अभी भी आप देखेंगे तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मेनली मानसून पर डिपेंडेंट है। मानसून डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे भारत का जो एग्रीकल्चर है वो मेनली बारिश पर डिपेंडेंट है। हम बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं करते हैं, अभी भी काफी सारे किसान बारिश पर डिपेंडेंट हैं। ऑल्दो और भी एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की जाती थी, बट मेन बैकबोन जो एग्रीकल्चर की थी वो मानसून ही था। इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करें तो भाई राज्य इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता था ताकि फसल अच्छी हो, तभी तो उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो आप देखेंगे कि कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज होना शुरू हुआ, जैसे पर्शियन व्हील या अरघट्टा। आपने मेलों में वो झूला देखा होगा ना जो राउंड राउंड घूमता है, वैसे ही एक पर्शियन व्हील होता था जिनमें बाल्टियां बंधी हुई होती थी। उन बाल्टियां ऐसे ऐसे घूमती थी, कुएं में जाती थी, पानी निकालती थी, पानी फेंकती थी, फिर घूमती थी, पानी निकालती थी। और ये बेसिकली बैलों को बांध कर घुमाया जाता था उसको। इसको अरघट्टा या पर्शियन व्हील कहा जाता था। इससे इरिगेशन काफी फास्ट हो गई थी। उसके अलावा कई जगहों पे नहर और नाले बनाए जाते थे, जैसे आप देखेंगे शाह नहर, शाहजहां के टाइम पे पंजाब में एक नहर बनवाई गई थी विच वाज कॉल्ड शाह नहर। तो इरिगेशन की भी व्यवस्थाएं की जाती थी, बट मेनली इरिगेशन जो है वो मानसून पर बेस्ड होता था। एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव था, मतलब लोग हाथों से मजदूरी बहुत ज्यादा करते थे, बट जब जरूरत पड़ती थी तो कैटल या जानवरों की भी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हल को ढोने के लिए जानवरों को इस्तेमाल किया जाने लगा, सीड को बोने के लिए जानवरों को इस्तेमाल किया जाने लगा, बट मोर और लेस लेबर वाज मैनुअल। अभी भी एग्रीकल्चर वाज वेरी लेबर इंटेंसिव। अब भारत के अंदर बहुत विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स उगाई जा रही थी, मतलब यहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जिसके चलते बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की क्रॉप्स उगाई जा रही थी। आप देखेंगे भारत में मेनली दो क्रॉपिंग सीजन होते थे उस टाइम पे, जिसको दो फसल कहा जाता था, खरीफ और राबी। और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। मेनली फूड क्रॉप्स तो थी, लेकिन फूड क्रॉप्स के साथ साथ कमर्शियल क्रॉप्स भी ग्रो की जाती थी। आईने अकबरी में उनको जिन्स ए कामिल कहा जाता था, दैट मींस परफेक्ट क्रॉप्स। ये ऐसी क्रॉप्स होती थी जो मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस की जाती थी, जैसे कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड। और बिकॉज इससे रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा आता था, तो राज्य कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा किसान इन क्रॉप्स को उगाएं। उसके अलावा जब 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपियंस का भारत आना शुरू हुआ तो उन्होंने भारत के अंदर कई सारी नई नई क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन किया। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि भारत में मेज, मक्का इंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीका और स्पेन के द्वारा। उसके अलावा हमारे भारत में टोमेटो, चिली, पोटैटो, पाइनएप्पल, पपाया और टोबैको, तंबाकू, ये इंट्रोड्यूस किया गया अमेरिका से, जिसको उस वक्त में न्यू वर्ल्ड कहा जाता था। तो 17वीं शताब्दी में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स का ग्रोथ हो रहा है। इवन बंगाल में तो केवल 50 प्रकार के चावल ही उगाए जाते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल था इस टाइम पे। अब आ जाते हैं विलेज कम्युनिटी के ऊपर।
यू नो रूरल समुदाय के ऊपर, या गांव के अंदर जो समुदाय था उसमें कौन कौन लोग होते थे, गांव के अंदर बेसिकली कौन कौन लोग रह रहे थे। विलेज कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो मेनली तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पीजेंट, दूसरी पंचायत, और तीसरा विलेज हेडमैन जिसको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था। और आगे चलकर हम देखेंगे जमींदार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वर पीजेंट, पंचायत एंड दी विलेज हेडमैन। अब हम बात करते हैं कास्ट एंड रूरल मिलियू के बारे में कि कास्ट कैसा था, रूरल मिलियू कैसा था, रूरल एनवायरनमेंट कैसा था। देखो भाई, कास्ट और आपकी सोशल पोजीशन ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होती थी। जिस व्यक्ति की कास्ट ऊपर है उसके पास प्रॉपर्टी भी ज्यादा थी और उसकी सोशल पोजीशन भी कम थी, और वहीं पर जो निचले स्तर पर लोग रहते थे उनकी कास्ट नीचे है तो उनकी सोशल पोजीशन भी बहुत नीचे होती थी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। यूं तो कहने को गांव में खेती होती थी तो मतलब ये हुआ कि सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। गांव के अंदर भी बहुत ज्यादा कास्ट इनइक्वालिटीज थी कि कास्ट के बेसिस पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। उसके अलावा आप देखेंगे कि किसानों के अलावा, कास्ट के अलावा बहुत ज्यादा भेदभाव होता था काम के ऊपर भी। आपको देखेंगे कि किसानों के अलावा हमें बहुत सारे मजदूर देखने को मिलते हैं जो छोटे मोटे रोजमर्रा के काम करते हैं, उनको मजूर कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? मजूर। और वो बेसिकली लोअर कास्ट ग्रुप से आते थे, उनके पास रिसोर्सेज का कोई एक्सेस नहीं होता था और वो जनरली बहुत लोअर स्ट्राटा में आते थे सोसाइटी के। और ये जो कास्टिज्म है या जो कास्ट व्यवस्था है, ये गांव का एक बहुत ही इनहेरेंट फीचर था। कास्ट को लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते थे और कास्ट बाउंड्रीज को बहुत सीरियसली मेंटेन करते थे। आगे चलकर जब इस्लाम का राइज होना हुआ और इस्लाम फैलना शुरू हुआ भारत के अंदर, तो इवन इस्लाम के अंदर भी कास्टिज्म आना शुरू हो गया। आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स के बीच में भी डिवीजन होने शुरू हो गए। जैसे हलाल खोरन, ये स्कैवेंजर्स को कहा जाता था जो डेड बॉडीज को साफ करते थे, उनको अनटचेबल माना जाता था। मल्लाहजादा, बोटमैन, बिहार के अंदर इनको भी अनटचेबल माना जाता था और इन सभी को गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑल दो हम किसानों की बात कर रहे हैं कि एक तरफ किसान है जो खेती कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गांव के अंदर कई सारे ऐसे मजदूर भी होते थे जो छोटे मोटे काम करते थे और उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब होती थी। उसके अलावा आप देखेंगे तो भाई लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस ये इंटर रिलेटेड होता था कि बिकॉज आप निचली जाति से आते हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, और बिकॉज प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका सोशल स्टेटस अपने आप में नीचे रहेगा। लेकिन कुछ जगहों पर हमें देखने को मिलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब लोअर कास्ट ने ठीक ठाक इकोनॉमिक सिचुएशन में आना शुरू कर दिया या ठीक ठाक पैसे कमाने शुरू कर दिया, तो उनकी पोजीशन समाज के अंदर बेहतर हो गई। एंड ये आज भी देखने को मिलता है कि अगर आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो गई तो आपकी सोशल पोजीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी, सामाजिक पोजीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे मारवाड़ राजस्थान में राजपूत यूं तो वॉरियर क्लास से आते हैं, लेकिन चूंकि मारवाड़ राजस्थान के कुछ इलाकों में उनके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उतना आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एडवांटेजेस नहीं थे, तो उनको जाट्स के साथ कंपेयर किया जाता था, उनको जाट के इलाकों में रहने के लिए फोर्स किया जाता था। जाट्स बेसिकली किसान होते थे जो थोड़ा नीचे आते थे क्षत्रिय राजपूत से, लेकिन अब राजपूत को भी जाट के साथ रखा जा रहा है और सेम सोशल पोजीशन दी जा रही है। वहीं वृंदावन यूपी में गौरवास जो थे ये किसान थे, लेकिन आगे चलकर चूंकि इनकी पोजीशन अच्छी हुई, इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए, तो आगे चलकर इन्होंने राजपूत स्टेटस लेना शुरू कर दिया। आहिर, गुजर्स और माली ये बेसिकली कैटल रियरिंग और हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। बेसिकली ये पशुपालन और उसके अलावा सब्जियां उगाने का काम करते थे, लेकिन उससे प्रॉफिट होने के कारण इन्होंने हायर स्टेटस लेना शुरू कर दिया अपने ग्रुप्स के बीच में। वहीं पे अगर मैं बात करूं ईस्टर्न इंडिया के अंदर, तो साडगोप्स और कैवर्तास ये बेसिकली फिशिंग करते थे और चरवाहे थे, लेकिन फिशिंग और चरवाहे करते करते इनको इतना पैसा मिला कि इन्होंने समाज में अच्छी पोजीशन लेनी शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली आपका इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं इस टाइम पे गांव के अंदर आपके सोशल स्टेटस को भी दिखाता था। अब नेक्स्ट आता है पंचायत और हेडमैन। बेसिकली पंचायत क्या होती थी? ये एक ओलिगार्की होती थी। ओलिगार्की क्या होती है? वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर रूल करते हैं, कि वहां कोई एक लीडर या एक रूलर नहीं होगा, कई सारे भिन्न भिन्न रूलर होंगे जो मिलकर रूल करेंगे। हमें देखने को मिलता है कि पंचायत बेसिकली ये विलेज एल्डर्स की असेंबली होती थी। एक मिक्स्ड कास्ट ग्रुप विलेज के अंदर सभी कास्ट के जो मेंबर्स होते थे वो इसका हिस्सा होते थे, इस पंचायत का हिस्सा होते थे, और पंचायत में मिलजुल कर डिसीजन लिया जाता था, और इसके जो भी डिसीजन होते थे वो गांव के लोगों को मानना पड़ता था। पंचायत के हेड होते थे विलेज हेडमैन, जिनको मुकद्दम या मंडल कहा जाता था, और इनको गांव के ही एल्डर्स चुनते थे, और बाद में जमींदार जब उसको हामी भरता था तो विलेज हेडमैन को चुना जाता था। अब विलेज हेडमैन का मेन फंक्शन क्या था? कि विलेज अकाउंट्स को मेंटेन करना और पटवारी की मदद से सारे रिकॉर्ड्स रखना। पटवारी कौन होता था? रिकॉर्ड कीपर और विलेज अकाउंटेंट। तो विलेज हेडमैन का क्या काम है? कि भाई देखना कि सारे अकाउंट्स अच्छे से बने हुए हैं कि नहीं, सबकी जमीन सबके नाम पर है कि नहीं, रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। और वो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? उनकी पटवारी, मतलब मेन काम पटवारी कर रहा है और विलेज हेडमैन सुपरविजन कर रहा है।
अब गांव में पैसा कैसे आता था पंचायत के पास? तो पंचायत के पास पैसा आता था गांव के लोगों से ही। गांव के लोग अपने अपने जो भी उनके पास पैसे होते थे वो सब लोग पंचायत को देते थे, जिससे कि एक रिसोर्स पूल बन जाता था, जिससे कि एक फाइनेंशियल बेस बन जाता था, एक कलेक्शन हो जाता था। अब वो जो पैसा कलेक्ट हुआ सारे गांव के लोगों से कलेक्शन लेकर, उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता। जैसे सबसे पहला काम जो होता था वो ये होता था कि राज्य के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको रेवेन्यू पे करने के लिए होता था कि भाई मुगल रूलर्स के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे जो टैक्स कलेक्ट करने आते थे, तो उनको टैक्स पे करने का काम यहीं से किया जाता था। दूसरी चीज कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, कि सपोज कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कभी सूखा पड़ गया, भूखमरी हो गई, तो लोगों की सहायता करने के लिए। और तीसरी चीज पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, कि भाई वेल कुएं बनवाने हुए, नहर बनवानी हुई, सड़कें बनवानी हुई, तो वो इंडिविजुअल के बस की बात तो है नहीं, तो पूरी विलेज कम्युनिटी मिलकर ये काम करवाती थी। उसके अलावा विलेज हेडमैन का या विलेज पंचायत का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था कि गांव के अंदर कास्ट बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखना। मतलब क्या हुआ, ये देखना कि कोई भी व्यक्ति अपने कास्ट से बाहर जाकर तो कोई काम नहीं कर रहा है, अपने कास्ट की बाउंड्रीज में रहकर ही तो काम कर रहा है ना, कहीं वो कास्ट डिस्टिंक्शंस को ब्रेक तो नहीं कर रहा है ना, कहीं इंटरकास्ट मैरिजेस तो नहीं हो रही है। इनफैक्ट विलेज हेडमैन का ये काम होता था कि वो देखे कि गांव के अंदर मैरिजेस जो हो रही हैं, शादियां जो हो रही हैं, वो कास्ट के हिसाब से हो और इंटरकास्ट मैरिज ना हो। और अगर ऐसा होता था, कोई व्यक्ति अपने कास्ट के विरोध में जाकर कोई काम करता था या इंटरकास्ट मैरिज करता था, तो पंचायत उसको पनिशमेंट भी दे सकती थी। कई बार उनको गांव से निकाल दिया जाता था और ये बहुत हार्श पनिशमेंट होती थी। और अल्टीमेटली विलेज हेडमैन का ये काम है कि कोई भी व्यक्ति अपने कास्ट के अगेंस्ट में जाकर कोई भी काम ना करे, ये विलेज हेडमैन देखता था। अब चूंकि अलग अलग कास्ट एक गांव में रह रही थी, तो विलेज पंचायत के साथ साथ हर गांव में हर जाति की एक जाति पंचायत भी होती थी। कि मतलब अगर कोई एक कास्ट है तो उनकी खुद की एक पंचायत अलग से होगी। तो उसका क्या काम होता था कि अपनी कास्ट के मेंबर्स का ख्याल रखना। मतलब मेरी बात समझना कि भाई ये हो गए पूरे गांव के लोग। अब इस गांव में 4 कास्ट हैं, से फॉर एग्जांपल, तो इस कास्ट के लिए अपनी अलग पंचायत होगी, इस कास्ट की अपनी अलग, इस कास्ट की अलग, इसकी अलग, ये ब्राह्मणों की अलग पंचायत। अब ये क्या देखेंगे कि भाई ब्राह्मणों को जो काम दिया गया है, उन ब्राह्मणों ने आपस में तो कोई काम नहीं किया। सपोज ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच में लड़ाई हो गई, तो कास्ट पंचायत ही उस चीज का ख्याल रखेगी। तो हर जाति की अपनी एक पंचायत होती थी और वो किसी भी प्रकार से आपसे टैक्स नहीं लेती थी। जाति पंचायत का मेन काम क्या होता था? जाति पंचायत का मेन काम क्या होता था भाई? जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे, जो सिविल केसेस होते थे, लोगों के बीच में जो लड़ाइयां होती थी जमीन को लेकर, शादियों को लेकर, सक्सेशन को लेकर, उसको सॉल्व करते थे। उसके अलावा ये लोग मिलकर डिसाइड करते थे कि गांव में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसका हेड कौन होगा, कौन उस फंक्शन को लीड करेगा। और अगर 2 कास्ट के बीच में लड़ाइयां होती तो जाति पंचायत आपस में मिलकर उसको सॉल्व करती थी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जाति पंचायत के जो डिसीजन होते थे राज्य उसको मानता भी था। सिविल केसेस में जाति पंचायत के डिसीजन सबसे ज्यादा माने जाते थे। अब पंचायत जो होती थी वो गांव के लिए बेसिकली एक, आप कह सकते हैं गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म होती थी जहां पर वो अपनी नीड्स और डिमांड्स को रख सकते हैं, और अगर अपर कास्ट उनका ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी विरोध कर सकते हैं। पंचायत इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह ट्रीट किया जाता था पीजेंट्स के द्वारा। और पीजेंट्स और राज्य और रिच लोगों के बीच में अगर कोई एक बॉन्ड था तो वो केवल और केवल पंचायत थी, जहां पर निचले तबके के पीजेंट्स आकर अपना विरोध प्रदर्शित करते थे, अपनी डिमांड्स रखते थे, और अगर उनकी विरोध या उनकी डिमांड्स को नहीं माना जाता था तो वो कई बार गांव छोड़कर भी चले जाते थे। अब गांव के अंदर आर्टिजन्स भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया कैप्चर करके रखते थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कि किसान तो है ही, किसानों के साथ साथ कारीगर, जैसे कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, वॉशरमैन, बार्बर, नाई, बाल काटने वाला, सोने का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, कपड़े धोने वाला, ऐसे कई सारे आर्टिजन्स, पॉटर्स, मटके बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, हल बनाने वाला, ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो विलेज आर्टिजन भी गांव का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते थे। माना जाता है कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन इस टाइम पे वो आर्टिजनल पॉपुलेशन होती थी। और कई बार तो पीजेंट खुद भी आर्टिजन होते थे, कि जब कभी खेती में कोई काम नहीं है तो वो आर्टिजनल एक्टिविटीज करने लगते थे, और जब खेती वापस आई तो वो एक्टिविटीज को छोड़ देते थे। अब विलेज आर्टिजन क्या करते थे, गांव के लोगों को, अब एक ही गांव के अंदर रह रहे लोगों के बीच में ना ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी। तो विलेज आर्टिजन, गांव के जो ये कारीगर हैं, वो क्या करते थे, पूरे गांव को सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे, और बदले में गांव वाले क्या करते थे, इन आर्टिजन्स को पेमेंट करते थे। पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती थी, या तो अनाज का एक हिस्सा देकर या जमीन का एक हिस्सा देकर। सपोज कई बार क्या होता था, उनको एक जमीन अलॉट कर दी जाती थी गांव के अंदर कि आप हमें सर्विस प्रोवाइड कराओ। सपोज मैं धोबी हूं, मैं पूरे गांव के कपड़े धोऊंगा, बदले में गांव वालों ने मिलकर एक जमीन मेरे नाम पर कर दिया। उस जमीन में जो भी प्रोडक्शन होगा वहां से मैं अपना घर चला सकता हूं। तो उस जमीन को महाराष्ट्र के अंदर मीराज या वतन कहा जाता था। आगे चलकर ये सिस्टम कैसा हो गया कि अब पूरे गांव को सर्विसेज ना प्रोवाइड कराकर कई बार क्या होता था कि कुछ इंडिविजुअल आर्टिजन, कुछ इंडिविजुअल कारीगर, कुछ इंडिविजुअल फैमिलीज के साथ रिलेशन बना लेते थे। कि सपोज मुझे बार्बर की सर्विस चाहिए,
तो मैंने एक नाई पकड़ा और उसको मैंने बोला कि भाई तुम हर महीने आके मेरी फैमिली के बाल काटोगे। उन्होंने कहा ठीक है सर। बदले में मैं उनको या तो पैसा दे सकता हूं, या तो जमीन दे सकता हूं, या तो खाने पीने का सामान अनाज दे सकता हूं। इसी सिस्टम को बोला जाता था जजमानी सिस्टम, कि सर्विसेज के बदले में सामान दिया जाता था, गुड्स दिया जाता था। बंगाल के अंदर तो कई बार उनको खाने पीने की चीजें और कुछ पैसा भी दिया जाता था, एंड दिस वाज कॉल्ड जजमानी सिस्टम, कि मैं आपको कोई सेवा प्रोवाइड कराऊंगा, बदले में आप मुझे सामान प्रोवाइड कराएंगे, एंड दिस वाज कॉल्ड जजमानी सिस्टम। अब जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने जब गांवों को देखा तो उन्हें लगा कि क्या ये गांव सच में एक गणतंत्र है जहां पर सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, क्या सभी लोग बराबर थे? लेकिन नहीं सर, गांव में एगैलिटेरियनिज्म नहीं था। हमने ऑलरेडी देखा कि भाई इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड था, एक तरफ रिच पीजेंट थे, एक तरफ गरीब लोग थे, कास्ट के बेसिस पर बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी, इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, जेंडर के बेसिस पर डिफरेंसेस थे, और आगे चलकर जब मनी और पैसे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो ये डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो हम गांव को एक एगैलिटेरियन समाज नहीं बोल सकते हैं किसी भी तरीके से। नाउ टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन, कि इन गांवों के अंदर वुमेन की क्या पोजीशन होती थी। तो देखो भाई, हमने ऑलरेडी बात की है कि इस टाइम पे मेडिवल इंडिया में जो खेती हो रही है, एग्रीकल्चर जो हो रहा है, इट वाज लेबर इंटेंसिव। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ रही है, सारा काम हाथों से ही हो रहा है। तो उस केस में मैन और वुमेन को अलग रख पाना इम्पॉसिबल था। तो खेती करने के लिए मैन और वुमेन दोनों का ही लेबर बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहां पर वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लेबर रिसोर्स पूरे घर का इस्तेमाल होता था, और घर में जितने लोग थे वो सभी खेती में इन्वॉल्व होते थे। अब ऑल्दो वुमेन की लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़े हुए जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन पर अभी भी हमने मतलब उनसे जो जुड़ी हुई टैबूज हैं, जो विचारधाराएं हैं, उनको अभी भी हमने छोड़ा नहीं। मतलब पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुएशन को लेकर, कि जो मंथली मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल होता है वुमेन के अंदर, उससे रिलेटेड अभी भी जो बायसेस हैं, जो हमारी पुरानी रूढ़िवादियां सोच हैं, वो कंटिन्यू हो रही थी कि भाई उस टाइम पे वो इम्प्योर हो जाती हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज को वो छू नहीं सकती हैं, खेतों में घुस नहीं सकती हैं। दैट थिंग कंटिन्यूड। अब जो कारीगरी का काम होता था ना, आर्टिजन्स, वहां पर भी वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि सारे कारीगरी वाले काम महिलाएं ही करती थी। आप देखेंगे इनफैक्ट ये माना जाता था कि जितना ज्यादा कोई सामान कमर्शियल होता था, मतलब जितना ज्यादा वो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती थी, वुमेन लेबर उतना ही इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामान मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो लेबर ज्यादा चाहिए। अब मेल मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा डिमांड करते हैं सैलरी का, लेकिन वुमेन कम सैलरी पर भी काम कर लेती थी। तो वुमेन लेबर वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आर्टिजनल एक्टिविटीज। इनफैक्ट कई बार महिलाएं अपने घरों के साथ साथ दूसरे घरों में भी जाकर काम करती थी और उससे अपनी अर्निंग करती थी। अब मेडिवल इंडिया में चूंकि लेबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई वुमेन आर द ओनली पार्ट जो बच्चे पैदा कर रही हैं, और जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा रिसोर्स। तो वुमेन वर एन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं रिसोर्स, वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाती थी। क्यों? क्योंकि दे वर चाइल्ड बियरर्स, वो बच्चे पैदा करती थी। लेकिन मेडिवल इंडिया में मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था वुमेन के अमंग्स में, क्योंकि वहां पर अभी सेफ्टी सिक्योरिटी का हमें ज्यादा आइडिया नहीं था, हेल्थ प्रिकॉशंस थे नहीं हमारे पास। तो मेडिवल इंडिया में महिलाओं की जो मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर, वो बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते क्या हुआ, महिलाओं की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। अब इसके चलते क्या हुआ, गांवों के अंदर अलग अलग नियम कानून डेवलप होने शुरू हो गए शादियों को लेकर, जो अभी तक नॉर्मल अर्बन एरियाज में नहीं थे। जैसे आप देखेंगे कि अब शादी के लिए पहले जो डाउरी ली जा रही थी, दहेज लिया जा रहा था, अब मेल मेंबर फीमेल मेंबर को पैसे पे करके शादी कर रहा है, ब्राइड प्राइस पे कर रहा है, दुल्हन को लिए पैसे पे कर रहा है। इनफैक्ट विडो रीमैरिज बहुत कॉमन हो गई थी, डाइवोर्स की रीमैरिज बहुत कॉमन हो गई थी, कि सपोज किसी महिला का पति अगर मर गया है तो वो दोबारा शादी कर सकती थी, वो कॉमन हो गया था। कोई डाइवोर्स्ड है तो उसकी भी शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। मतलब क्या कि महिलाओं की कमी के कारण शादी को लेकर अलग अलग नियम कानून ओपन कर दिए गए, एंड इसको कॉमन कर दिया गया कि विडो रीमैरिज हो, डाइवोर्स रीमैरिज हो, सब अलाउड है। अब चूंकि महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं, वो समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और महिलाओं की कमी भी हो रही है, तो उनको खोने का डर भी बहुत ज्यादा होता था समाज के अंदर। तो अल्टीमेटली क्या किया गया, स्ट्रिक्ट नियम कानून स्थापित किए गए, जिससे महिलाओं के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके, कि अगर उनने किसी भी प्रकार से इनफाइडेलिटी की, इनफाइडेलिटी का मतलब किसी भी प्रकार से उन्होंने चरित्रहीन वाले कोई काम किए या अपने चरित्र के अगेंस्ट में जाके काम किए, तो उनको सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। पुरुषों के अंदर में पुरुषों के अंदर में महिलाओं को एक्सट्रीम क्लचेस के अंदर रखा जाने लगा, पुरुषों का कंट्रोल स्थापित कर दिया गया महिलाओं के अंदर, ताकि वो किसी प्रकार से कहीं और ना जा पाए और कोई ऐसा एक्टिविटी ना कर पाए जिससे कि एक उनके चरित्र पर सवाल उठे। इसके चलते रूरल सोसाइटी और ज्यादा पैटर्नलिस्टिक होना शुरू हो गई, राइट, पितृ सत्तात्मक होना शुरू हो गई।
लेकिन वहीं पर रिच लैंड ओनर्स के बीच में बात करूं, अमीर लोगों के बीच में बात करूं, तो महिलाओं की पोजीशन काफी बेटर थी। महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने का भी हक था, प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का भी हक था। इनफैक्ट कई सारी महिलाएं हमें देखने को मिलेंगी कि वो जमींदार और व्यापारी भी बनी, जो लेन देन का काम भी करती थी। बंगाल के अंदर एक फेमस जमींदारी थी जिसको राजशाही कहा जाता था, उसकी हेड महिलाएं ही थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि रिच लोगों के बीच में महिलाओं की पोजीशन अच्छी थी और वो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी थी। अब ये तो हो गया एक गांव का मिलियो, एक पूरा विलेज सोसाइटी के बारे में हमने समझ लिया कि कौन कौन है। अब समझते हैं कि विलेजेस में ही जो जमीनें, जहां पर खेती नहीं हो रही और जहां पर बड़े बड़े जंगल हैं, वहां पर क्या हो रहा है। तो एक तरफ तो हमने देखा कि भाई नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जमकर खेती हो रही है, वहां पर बहुत ही उपजाऊ जमीन अवेलेबल है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ईस्टर्न, सेंट्रल और नदर्न इंडिया में बहुत बड़ा इलाका था जहां पर बहुत घने जंगल थे या तो घास के मैदान थे। घने जंगलों को जंगल ही कहा जाता था और घास के मैदान को खरबंदी कहा जाता था। और माना जाए तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पे 40% जो भारत की जमीन थी उसमें फॉरेस्ट कवर था। अब फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनको जंगली कहा जाता था, लेकिन जंगली का मतलब ये नहीं कि वो असभ्य व्यक्ति है या बारबेरियन है जैसा हम आज इस्तेमाल करते हैं। जंगली का मतलब होता था जंगलों में रहने वाले लोग, जिनका जीवन जंगलों से चल रहा है, जिनका जीवन फॉरेस्ट से चल रहा है। वो हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं। और ये करने के लिए वो पूरे साल ये एक्टिविटीज अलग अलग वक्त में करते थे। तो पूरे जंगल का एक्सेस उनके लिए बहुत जरूरी था कि पूरे जंगल में वो घूमते रहे और घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। वो एक जगह पर सेटल जिंदगी नहीं जीते थे। अब राज्य के लिए जंगल क्या था? राज्यों के लिए जंगल बेसिकली वो जगह होती थी जहां पर समाज में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग, रिबेलियन करने वाले लोग, विद्रोही लोग या क्रिमिनल लोग जाकर छुप जाते थे। तो राज्य जंगल को इस तरीके से देखता था। अब होता क्या है कि मेडिवल इंडिया के अंदर फॉरेस्ट में एक्सटर्नल फोर्सेस की एंट्री होनी शुरू हुई। बाहर से काफी सारे लोग फॉरेस्ट के अंदर जाकर घुसना शुरू हुए, जिसके चलते फॉरेस्ट का जो लाइवलीहुड है, जीवन जीने की जो शैली है, वो बदलना शुरू हुई। कैसे चेंज हुई इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला रीजन क्या था कि राज्य फॉरेस्ट में इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट्स मिलते थे जो आर्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग थे। अब क्योंकि फॉरेस्ट के लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं करते थे तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, उनसे पेशकश ली जाती थी कि भाई आप हमें कुछ गिफ्ट दो, और उस गिफ्ट में कई बार उनसे एलिफेंट्स डिमांड की जाती थी। दूसरा, राजा कई बार जंगलों में जाता था हंटिंग करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलना माना जाता था कि एक तरीका होता था जिससे राजा दूर दराज के इलाकों में जाए और अपने लोगों से मिल सके और उनकी समस्याओं को समझ सके। तीसरा था कि जब फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ, जब मार्केट में उनकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई, तो बाहर से व्यापारी, बाहर के मर्चेंट्स जो हैं फॉरेस्ट में जाना शुरू हुए ताकि इन सामान को खरीद कर मार्केट में बेच सकें और उससे प्रॉफिट गेन कर सकें। इनफैक्ट कई सारे फॉरेस्ट के जो कबीले थे, आदिवासी जो लोग थे, वो खुद इनका व्यापार करने लग गए, जिनसे उनकी जीवन शैली बदलने लग गई। चौथी चीज, कई सारी कबीलों के जो सरदार थे वो या तो जमींदार बन गए या राजा बन गए। तो एक आदिवासी जीवन जहां पर एक सिंपल जीवन जिया जाता था उसको एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट सिस्टम में बदल दिया गया। या तो जमींदार बनकर अपने लोगों को खेती करवाने पे फोर्स कर दिया गया, या उनको सोल्जर या फिर आप कह लीजिए सैनिक बनने पर मजबूर कर दिया गया और एक आर्मी बनाई गई और एक बहुत बड़ा सा राज्य बना दिया गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमें अहोम और कोच किंगडम देखने को मिलता है। उसके अलावा जब नए नए कल्चरल इंटरेक्शन होने शुरू हुए जंगलों के अंदर, जैसे सूफी संत जंगलों के अंदर जाना शुरू हुए, पीर जाना शुरू हुए, तो उन्होंने इस्लाम का एक्सपांशन करना शुरू किया ट्राइबल पीपल के बीच में, जिसके चलते वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनना शुरू हुए। तो इस तरीके से फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों की लाइफ में कई सारे चेंजेस आ रहे थे मेडिवल इंडिया के अंदर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं गांव के अंदर रह रहे एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जमींदार। बेसिकली आप ऐसा कह लीजिए कि गांव का जो सबसे रईस व्यक्ति होता था वो जमींदार होता था। जमींदार शब्द से ही हमें पता चलता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। ये रईस लैंड ओनर्स होते थे। ये इनका जीवन एग्रीकल्चर से ही चलता था, लेकिन ये खुद एग्रीकल्चर नहीं करते थे। गांव में इनका बहुत ही सुपीरियर स्टेटस होता था, इनकी पोजीशन बहुत ऊपर होती थी। रीजन क्या है? पहली चीज, ये हाई कास्ट सोसाइटी से आते थे। दूसरी चीज, इनके पास पैसा और जमीन इतनी ज्यादा होती थी। और तीसरी चीज कि इस राज्य के लिए भी काम करते थे। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी जिसको मिल्कियत कहा जाता था। मिल्कियत क्या थी? जमींदार की प्रॉपर्टी। बेसिकली इन जमीनों के ऊपर खेती करवाई जाती थी मजदूरों को हायर करके, या जो बंधुआ मजदूर होते थे उनसे। इनफैक्ट जमींदार राज्य के बिहाफ में गांव से टैक्स भी कलेक्ट कर सकता था। चूंकि वो राजा को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो उसकी पोजीशन तो इंपॉर्टेंट होती थी। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जमींदार के पास अपनी खुद की आर्मी भी होती थी काफी अच्छी खासी, और उसके पास अपने खुद के किले भी होते थे, जिससे कि उसके पास एक मिलिट्री पावर भी है और वो एक इंपॉर्टेंट फिगर होता था गांव के अंदर। तो कोई भी मेजर डिसीजन अगर गांव में लिया जाता था तो वो जमींदार की परमिशन के बिना नहीं लिया जाता था।
अब जमींदार बनते कैसे थे, ये जमींदारी का एक्सपांशन कैसे हुआ, लोगों के पास इतनी जमीनें आई कैसे, तो उसके लिए भी अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। जैसे पहला, अबुल फजल ये बताते हैं कि ब्राह्मण राजपूत ने शुरुआत से ही, चूंकि वो अपर कास्ट से थे, तो उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जा जमा लिया, एंड दिस इज हाउ दे बिकेम जमींदार्स। दूसरा रीजन बताया जाता है कि नई नई जमीनों पर कब्जा करना, कि युद्ध लड़कर, कमजोरों को हराकर, जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने नए नए जमीनों को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में वहां पर खेती करा के उस जमीन के मास्टर बन गए। तीसरा माना जाता है कि नई जमीन पर कब्जा कर लेना, जो खाली जमीन है, जंगल है, उनको काटकर वहां पर नई जमीन बनाकर उस पर कब्जा कर लेना, या तो उस जमीन पर हक ले लेना, सेल करके, परचेज करके, या फिर राज्य के द्वारा किसी को कोई जमीन दे दी जाना, तो उससे जमींदार बनने शुरू हुए। और चौथा रीजन माना जाता है कि कई सारे अलग अलग वंश और कबीलों ने मिलकर, जो जैसे वो एक जमीन पर रह रहे हैं तो वो जमीन अलग अलग जगहों पर बटी, उन सबने साथ में आकर उस जमीन को मिला लिया। अब उनके पास बहुत बड़ी जमीन है जिससे कि अब वो जमींदार बन सकते हैं। तो कई जगहों पे आपको वंश के द्वारा जमींदारी चलती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कुछ जगहों पर राजपूत जमींदार होते थे, कि सारे राजपूत जमींदार है, क्योंकि वो पूरा का पूरा गांव ही राजपूत का है, पूरी गांव बसा जो है वो राजपूत की जमीन पर ही बसा हुआ है, तो उस गांव के हेड वही है। तो ये क्लैन बेस्ड जमींदारी भी हमें देखने को मिलती है। अब जमींदार ने क्या किया, जब अलग अलग जमीनों पर कब्जा किया तो वहां पर जाकर उन्होंने किसानों को सेटल किया, उनको खेती करवाई और उनको लोन भी दिए खेती करने के लिए, जिससे कि अब उस जमीन में बहुत तेजी से एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ। अब वो पूरी जमीन जमींदार की है, तो जमींदार क्या कर रहा है, वहां से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेच भी रहा है, खरीद भी रहा है, लोगों के बीच में बांट भी रहा है, जिसके चलते वो अलग अलग जगहों पर मार्केट्स भी लगवा रहा है, जिनको हाट कहा जाता है। एंड इस तरीके से जमींदार की पोजीशन जो है वो बहुत सुपीरियर होती जा रही है। अब मेडिवल इंडिया में यूं तो देखने को मिलता है कि जमींदार एक एक्सप्लॉयटेटिव फिगर है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। गांव के लोग उसे एक पिता समान मानते थे और वो गांव के लोगों का संरक्षण भी करता था, उनकी सहायता भी करता था। ऐसा हम दो कारणों से कह सकते हैं कि मेडिवल इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होना शुरू हुआ तो भक्ति सेंट्स ने जमकर कास्ट का विरोध किया और लोगों के शोषण का विरोध किया, बाकी सारी चीजों का विरोध किया। लेकिन भक्ति सेंट्स ने कहीं पर भी जमींदारों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने राज्य के रेवेन्यू कलेक्टर्स का विरोध किया। तो उनका प्रॉब्लम जमींदार से नहीं था, राज्यों के ऑफिशियल से प्रॉब्लम था। और दूसरी चीज कि मेडिवल इंडिया में कई सारे विद्रोह हुए जो जमींदारों ने किया, और उस विद्रोह के अंदर किसानों ने भी उनका सपोर्ट किया। इससे यह पता चलता है कि हाँ सर, किसान जमींदारों का सपोर्ट करते थे। अब आ जाते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर, कि भाई इन सब चीजों के चलते अब जो राज्य का रेवेन्यू है वो कैसे आ रहा था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई मुगल स्टेट जो था उसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो खेती से ही आता था। एंड बिकॉज खेती से उनका मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, तो वो क्या कोशिश करते थे कि भाई प्रॉपरली उन्होंने एक सिस्टम बनाया और क्या कोशिश की कि भाई जितना रेवेन्यू हो सके हमारे पास आए। इसके चलते उन्होंने टैक्स असेसमेंट, टैक्स कलेक्शन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक राज्य व्यवस्था बनाई। बेसिकली मुगल एम्पायर के अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था उसको दीवान बोलते थे, और वो पूरे राज्य का फाइनेंस देखता था। टैक्स कलेक्शन के लिए मुगल एम्पायर क्या करते थे, उनके दो स्टेप होते थे। पहला काम वो ये करते थे कि पूरे राज्य में कितनी जमीन है, कितनी जमीन में खेती हो रही है और कितनी खेती हो रही है, वो सब चीजों का पता लगाना और उसका रिकॉर्ड रखना। और उसके बाद हर किसान के ऊपर जितनी वो खेती कर रहा है उस हिसाब से टैक्स लागू करना। तो ये दो स्टेजेस में होता था। पहला होता था जमा। जमा का मतलब होता है असेसमेंट करना, कि हाँ भाई पहले देख लो कितने किसान हैं, कितनी खेती कर रहे हैं और कितना टैक्स आ सकता है। और फिर होता था हासिल, कि एग्जैक्टली कितना टैक्स मिला, टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन का काम होता था आमिल गुजार का, ही वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर। अब जमीन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुगल एम्पायर के अंडर में बहुत डिटेल में जमीन का क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग प्रकार की जमीनों को मेंशन किया गया, जिससे कि वहां से टैक्स कलेक्शन और बेहतर तरीके से हो सके। अकबर के टाइम पे हमें चार प्रकार की जमीनें देखने को मिलती हैं। पहली है पोलज, जिसमें हर साल खेती होती है। दूसरी है परौती, जिसको एक साल तक खाली छोड़ा गया है क्योंकि वो उतनी फर्टाइल नहीं है। तीसरी होती थी छच्चर, जिसको 5 साल से कम में, मतलब पिछले 5 सालों में जिसमें खेती नहीं हुई। और आखिरी होती थी बंजर, जिसमें पिछले 5 सालों से ज्यादा हो गए और उसमें खेती नहीं हुई है। तो ये चार प्रकार की जमीनें होती थी मुगल एम्पायर के अंडर में, मुगल एम्पायर के अंडर में, पोलज, परौती, छच्चर, बंजर। अब कैश या काइंड, टैक्स कलेक्ट कैसे किया जाता था? तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए दोनों चीजें अलाउड होती थी। आप कैश में भी टैक्स दे सकते हैं और अनाज के फॉर्म में भी टैक्स दे सकते हैं। तो जब आप अनाज के फॉर्म में टैक्स दे रहे हैं तो चार व्यवस्थाएं बनाई गई: कानकूट, बटाई, खेत बटाई, लंग बटाई। कानकूट क्या होता है? अनाज आपने निकाला, अनाज को पूरी तरीके से आपने साफ वाफ करके अलग से रख लिया और फिर उसके बाद अनाज बांट लिया। बटाई या बावली क्या होती है? बटाई या बावली क्या होती है? बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, आपने खेतों को काटा
और काटने के बाद आप अनाज का डिवीजन कर लेते हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तीसरी होती है खेत बटाई, कि आपने पहले ही खेत को बांट दिया कि भाई इतना जो खेत का हिस्सा है, यहां से जो भी प्रोडक्शन होगा वो राज्य का टैक्स, बाकी किसान का। और आखिरी होता था लंग बटाई। लंग बटाई में क्या होता था, आपने अनाज काटा और आपने उसको अनाज को अभी अलग करके निकाला नहीं है उसमें से, और आपने उसके गट्ठे बना लिया और गट्ठों को रख दिया, और बाद में उन गट्ठों को डिवाइड कर लिया कि भाई 3 गट्ठे राज्य के, 4 गट्ठे किसान के, और उसको आपने इस तरीके से बांट लिया, बाकी बाद में उसमें से जितना अनाज निकल जाए वो आपका। तो ये 4 प्रकार के डिवीजन होते थे कैश में टैक्स कलेक्ट करने के लिए: कानकूट, बटाई, खेत बटाई और लंग बटाई। नेक्स्ट एक सिस्टम होता था मुगल एम्पायर के अंडर में, विच वॉज कॉल्ड मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम था, जहां पर मनसबदार कौन होता था, ये मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होता था, जैसे आज के टाइम पे आईएएस ऑफिसर होते थे। तो इसके पास आर्मी का भी, मतलब मिलिट्री सर्विसेज भी देने का काम होता था, और सिविल व्यवस्था को भी देखना, सामाजिक व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को भी देखने का काम होता था। जनरली मनसबदार की अलग अलग रैंकिंग होती थी। मनसबदार को यूं तो कैश में पे किया जाता था, लेकिन कुछ मनसबदारों को जमीन अलॉट कर दी जाती थी, उस जमीन को जागीर कहा जाता था, और जिस भी मनसबदार की सैलरी जमीन से टैक्स कलेक्ट करने के थ्रू आती थी उसको जागीरदार कहा जाता था, और उस जमीन को जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर वन ऑफ द एशिया के अंदर रिचेस्ट एम्पायर था। आप देखेंगे उस टाइम पे 4 इंपॉर्टेंट एम्पायर एशिया में रूल कर रहे थे: मुगल एम्पायर भारत में, मिंग डायनेस्टी चाइना में, साफाविद डायनेस्टी ईरान में, और उसके बाद आते हैं हमारे पास ओटोमन एम्पायर तुर्की में। अब इस टाइम तक व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, चाइना यूरोप के साथ अच्छा खासा व्यापार कर रहा था, और उसी के साथ साथ चूंकि यूरोपियंस भारत आ चुके थे तो भारत के भी यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो भारत बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड, बहुत ही प्रॉफिटेबल व्यापार में इन्वॉल्व था एशिया के अंदर और यूरोप के भी साथ। अब चूंकि व्यापार बहुत प्रॉफिटेबल है तो लार्ज अमाउंट में जब वो व्यापार करते तो उनको सिल्वर में पेमेंट मिलती, जिसके चलते भारत के अंदर इस टाइम पे बहुत सिल्वर आ रहा था। और यही कारण है कि हमें देखने को मिलता है कि मुगल एम्पायर के अंडर में लार्ज नंबर में सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा है, सिल्वर कॉइन्स का इस्तेमाल होता था जिनको रुपया कहा जाता था। और यही कारण है कि मुगल रूलर्स कैश में भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक इटालियन ट्रैवलर जियोवन्नी करेरी, जो 1690 में भारत से गुजर कर गए थे, वो डिटेल में बताते हैं कि किस प्रकार से भारत एक इंपॉर्टेंट व्यापार व्यवस्था का हिस्सा और किस प्रकार से अलग अलग जगहों से सिल्वर जो है भारत में आ रहा है, चूंकि वो अपना सामान बाहरी जगहों पे या दूसरी जगहों पर बेच रहा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा कि हमारा जो मेजर सोर्स है वो है आइन ए अकबरी, जो अबुल फजल अल्लामी ने लिखी है। इसको 1598 में कवर किया गया था, जो कि अकबर का 42nd ईयर था रूल करने का, मतलब 42nd ईयर में वो रूल कर रहा था उस टाइम पे। आइन ए अकबरी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है। आइन ए अकबरी के अंदर टोटल 3 बुक्स हैं सॉरी, मतलब आइन ए अकबरी बेसिकली तीसरी किताब है अकबरनामा का। अकबरनामा का ये तीसरा किताब है। पहली किताब जो बात करती है वो बात करती है हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में, पहली और दूसरी किताब, और तीसरी है आइन ए अकबरी, जो कि बेसिकली गजेटियर ऑफ द एम्पायर है। तो यहां पर हमें ये चीज समझनी है कि आइन ए अकबरी जो है, आइन ए अकबरी, ये अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। ये अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसको अपन यहां पे करेक्ट कर लेते हैं कि अकबरनामा में टोटल 3 किताबें हैं और आइन ए अकबरी उसकी तीसरी बुक है। तो अकबरनामा टोटल 3 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली 2 किताबें इतिहास के बारे में बताती हैं, अकबर और उसके पहले का इतिहास, और अकबरनामा की तीसरी किताब है आइन ए अकबरी जो कि राज्य के नियम कानूनों और राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। गजट क्या होता है, जिसमें राज्य के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। तो अकबरनामा बेसिकली 3 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसमें से तीसरी बुक आइन ए अकबरी है। अब आइन ए अकबरी में बहुत ग्रेट डिटेल में मुगल एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत डिटेल में एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है। इसमें हमें दरबार के बारे में पता चलता है, मुगल दरबार के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, आर्मी के बारे में, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, फिजिकल डिविजन्स कैसे हैं, कैसे पूरा राज्य अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बटा हुआ है, लोगों के लिटरेसी क्या है, कल्चर क्या है, ट्रेडिशंस क्या फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा अकबर की गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डिस्कशन मिलते हैं, सूबास के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं कि राज्य जो सूबों में डिवाइडेड है, राज्य जो निचले स्तर पर सूबों में डिवाइडेड है, वहां पर कैसी राज्य व्यवस्था चल रही है। सो कुल मिला के आइन ए अकबरी एक पूरी खदान है मुगल एम्पायर की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए। अब आइन ए अकबरी के अंदर 5 किताबें हैं जिनको 5 दफ्तर कहा जाता है। पहली 3 किताबें राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। पहली किताब जो है उसको कहा जाता है मंजिल आबादी।
ये बेसिकली राजा, उसके घर परिवार, उसके उसका दरबार और उसका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है उसकी जानकारी देता है। दूसरी है हमारे पास सिपाह आबादी। सिपाह आबादी हमें जानकारी देता है मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है और नॉर्मल सिविलियंस आम राज्य व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है सर्वेंट्स के बारे में, मनसबदार्स के बारे में, पोइट्स के बारे में, लर्नेड मैन के बारे में, ये सब जानकारी हमें सिपाह आबादी में मिलती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी में हमें बेसिकली फाइनेंशियल डिटेल्स मिलती है, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि मुगल एम्पायर के अंडर अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, और इसी में हमें ग्रेट डिटेल में रेवेन्यू की जानकारी मिलती है, टैक्सेशन की जानकारी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। हर एक प्रांत की ज्योग्राफी, उनकी टोपोग्राफी, उनकी इकोनॉमी कैसी है, सूबाज और उनके डिवीजन के बारे में जानकारी मिलती है कि बेसिकली होता क्या था। मुगल राज्य इस तरीके से डिवाइडेड था कि सबसे ऊपर है एम्पायर, एम्पायर के नीचे होता था सूबा, सूबा के नीचे होता था सरकार, सरकार के नीचे होता था परगना, परगना के नीचे कई बार महाल होता था या परगना महाल एक साथ होते थे, और सबसे नीचे होता था विलेज। जैसे आज हमारे यहाँ पर होता है ना कि कंट्री, स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स, फिर वार्ड, फिर उसके नीचे और सब डिवीजन और फिर गांव। तो ये इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमें देखने को मिलता है। तो ग्रेट डिटेल में हमें हर एक डिवीजन की जानकारी मिलती है। हमें आईन अकबरी के अंदर सूबा के बारे में जानकारी मिलती है और सूबा के नीचे सरकार की जानकारी मिलती है, और सरकार के अंडर में हमें पता चलता है 8 कॉलम्स में अलग अलग चीजों के बारे में कि सरकार कितने परगना या महाल में डिवाइडेड है, कितने किले हैं वहां पर, कितने कितने जमीन का मेजरमेंट हो चुका है, कितने जमीन का रिकॉर्ड है, कितना कैश रेवेन्यू आ रहा है वहां से, उसके अलावा वहां पर कितना दान चैरिटी में दिया गया है, कितनी जमीन चैरिटी में दिया गया है जिसको सुयूर घाल कहा जाता था, उसके अलावा वहां पर कितने जमींदार हैं, और सातवें और 8वें ब्लॉक में हमें पता चलता था कि जमींदार के पास वो किस कास्ट से आते हैं, कितने कुएं हैं, कितनी आर्मी है, वो सारी चीजें। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है चौथा और पांचवा दफ्तर। चौथे और पांचवें दफ्तर के अंदर बेसिकली हमें राज्य के लिटरेसी के बारे में पता चलता है, रिलीजन के बारे में पता चलता है, लोग क्या क्या कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, और इनफैक्ट उसमें अकबर के जो खुद के रिलीजियस विचार हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो आईन अकबरी मैंने बताया एक खदान है अपने आप में जानकारियों की, जो राज्य के बारे में हमें जानकारी देती है। अब आईन अकबरी के साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑल्दो आईन अकबरी को ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा लिखा गया, 5 बार उसको रिवाइज भी किया गया, जो फैक्ट्स हैं उसको क्रॉस चेक भी किया गया, लेकिन उसमें कई बार हमें न्यूमेरिक एरर्स देखने को मिल जाते हैं, कि नंबर्स में कई बार एरर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा है वो थोड़ा सा कम है, कि ठीक है क्वांटिटेटिव डाटा किसी इलाके का बहुत कम है और कुछ ही इलाकों का अवेलेबल है, कि हर इलाके का डाटा नहीं। क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब क्या हुआ कि भाई वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, कितने अलग अलग प्रकार के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना मतलब अर्निंग कर रहे हैं, उनसे टैक्स कैसे लिया जा रहा है, वो डाटा थोड़ा सा कम मिलता है और बहुत लिमिटेड डाटा मिलता है कुछ ही इलाकों का। लेकिन फिर भी आईन अकबरी एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमें जितने भी सोर्सेज मिलते हैं उनमें बेसिकली राजा, राजा की लाइफ, उसके युद्ध, उसकी रानियां, उसके जीवन के बारे में जानकारी। लेकिन आईन अकबरी में पहली बार राज्य व्यवस्था के ऊपर डिटेल में जानकारी दी गई है, डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है हमें मुगल एम्पायर के बारे में। उसके अलावा यहाँ के लोगों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसके पहले जितने भी टेक्स्ट हमें मिले हैं वो राजा और उसके इर्द गिर्द ही बात करते हैं, आम लोगों की बात नहीं करते हैं। लेकिन आईन अकबरी में बहुत ग्रेट डिटेल में आम लोगों के बारे में भी चर्चा की गई है, और बहुत ग्रेट डिटेल में हमें जानकारी मिलती है गांव के बारे में और किस प्रकार से खेती हो रही है, रूरल मिलियो किस प्रकार का है, इस बारे में। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर।